एक खबर ये आ रही है कि 47 जो ज़मीन पर गिराए हैं बम और फतेह 1 या फतेह 2 जो है वो उनके डोम को बाईपास करके आया है, और रिटर स्कॉट जैसे लोग कह रहे हैं कि हज़ारों लोग ईरान में कैपेबिलिटी है कि तल अवीव में उनको मार सकता है। तो क्या ये किस कीमत पे जंग करेगा नेतन्याहू अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए? ये कैन ही ये इस लॉस को वो भी सामने बेयर कर सकता है? नेतन्याहू की बड़ी बदकिस्मती से जो उसकी जो सोच है वो ये है कि एक तो अपनी हुकूमत बचाना चाहता है। उसको ख्याल है जिस वक्त जंग ख़त्म हुई उस वक्त मेरे ख़िलाफ़ मुकदमे भी होंगे और अपोजिशन मेरी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, इलेक्शन जल्दी करा जाए। इलेक्शन जो थे वो 2026 में ड्यू थे। प्रेशर जो है वो ये पड़ रहा है कि इलेक्शन जल्दी कराए जाए और अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। नेतन्याहू ने ये किया है ये करके कि दो चीज़ें कर दी हैं। एक तो उसने अमेरिका को इसमें खींचने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कर रहा है कि जो उसको पता है जिस दिन जंग बंद हुई उसी दिन बैनुल-अक़वामी बरादरी बशमूल यूरोप के बहुत से ममालिक कहेंगे कि फ़ौरन अब 2 स्टेट सलूशन आना चाहिए जिसमें फ़लस्तीन की रियासत अलहदा हो। नेतन्याहू ये चाहता है कि इसके ऊपर बातचीत अभी ना की जाए। हालांकि वो दिमाग में उसके अगर हो भी कि अल्टीमेटली ट्रंप भी आ गए तो क्या करेंगे, वो क्या सारे अरबों से जंग कर लेंगे, सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, जहां उनके बहुत से मफादात हैं। तो मेरा कहना यह है कि नेतन्याहू की ये गेम है कि इसको मसले को ही ख़त्म कर दे। इस जो अंडर डिस्कशन आएगा, अगर आज जंग बंद हुई लेकिन सर तो कल शुरू हो जाएगी। देखा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो इसको सिर्फ सियासी नहीं नजरियाती भी इस मामले को ले रहा है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो उसकी तकमील होने जा रही है। उस तरफ जो है वो इसराइल चल पड़ा है, जो कि नील से लेकर फरात तक या फरात से नील तक, करबला से लेकर सऊदी अरब तक, ये सारे नक्शे सामने आ रहे हैं। तो क्या नहीं नक्शे चाहे ये तो कोई जो है वो पागल आज के दौर में सोचेगा? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसराइल, आप उससे कोई ज़्यादा नतीजा निकाल रहे हैं। मैंने ये कहा है कि इसराइल की जो गेम है, जो नेतन्याहू की गेम है, वो ये है कि अगर आज जंग बंद हो जाती है तो फिर एकदम बैनुल-अक़वामी बरादरी कहेगी कि 2 स्टेट सलूशन लाओ। अब उसने चालाकी ये की है कि ये जंग को बढ़ा के 2 स्टेट सलूशन भी दूर कर दिया है, और अब वो शायद इलेक्शन भी जल्दी ना कराए इसराइल में। अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई पागल होगा कि ये खुदा ना खास्ता ईरान पे एटमी हमला कर दे। ये तो मैं तस्वुर नहीं कर रहा, ये तो मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं। कसूरी साहब, मैं एक खबर देना चाहता हूँ आपको जो रिसेंटली अभी आई है, शायद आपने ना देखी हो। इजराइल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उसकी जो कई बेसिस हैं वो डैमेज हुई हैं इन मिसाइल अटैक्स से। ये अब कंफर्म खबर आ रही है। तो क्या इसका ये इफेक्टिविटी है? और ये जो कहा जा रहा है कि अगर वो ऑल आउट अटैक करता है तो ईरान इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल इट्स बेसिस, कि वापस उसके जहाज उतर ही ना सकें। ये है कोई ऐसी बात या कहानी है? नहीं, इससे ज्यादा खतरनाक है जहाज उसके उतर जाएंगे, इसको छोड़ें। खतरा उसको यह है कि ईरान के पास कैपेसिटी है कि अगर उसने उसके ऐसे ठिकानों को हमला किया जो आबादी के इलाके में है तो मास कैजुअल्टीज होंगी इसराइल में। वो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, एक छोटा मुल्क है। तो इसलिए ख़तरा यही है जिस वजह से मैं कह रहा था कि मुझे इज्जत आसान नहीं ईरान के लिए। हाँ, डराना धमकाना एक बात है, लेकिन मुझे जो ख़तरा है कि अमेरिका का राइट विंग मैंने देखा है, लेकिन जो उनके कई राइट विंग के लोग हैं, मसलन आज ही मैं फ्रीडमैन का पढ़ रहा था, वो ये एडवोकेट कर रहे हैं कि इसराइल को आगे नहीं जाना चाहिए इससे जो वो चला गया है, क्योंकि उनको ये ख़तरा है कि इसके नतीजे में उन क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा जो ईरान की मुखालिफ है। आज जो आपको जंग नज़र आ रही है ना, बड़ा आसान होता है अपनी फ़ौजें भेज देना। इसराइल ने लबनान में कई मरतबा फ़ौजें भेजी हैं। पहली बार 1976 में भेजी हैं, 82 में भेजी हैं, फिर उन्होंने जब भेजी हैं, फ़ौज भेजना आसान है, इराक़ ने भी फ़ौज भेज दी थी अमेरिका ने, निकालना बड़ा मुश्किल होता। और बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी जब इसराइल ने अपनी फ़ौजें वापस की हैं। इसलिए अमेरिका ये कोशिश करेगा दरपर्दा, लेकिन अमेरिका को भी ये तकलीफ़ हो रही है क्योंकि जो हार्ड लाइन सपोर्टर्स हैं इसराइल के, वो अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं। अच्छा, आपके लिए मौका अच्छा है कि आप इसराइल का इसका तिया पाचा करें तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का।
एक और मैं बहुत अहम बात आपसे, कुछ दिन पहले पुतिन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि शी विल यानी रशिया विल आर्म द प्रॉक्सीज, ईरान प्रॉक्सीज टू द टीथ, वो उसको जो यूक्रेन के पस मंजर में कह रहा था। क्या कोई आप समझते हैं कि इनका कोई अरेंजमेंट है, और ये जो हाइपरसोनिक उन्होंने चलाए हैं, कोई ये आपको नेक्सस डील सब नज़र आ रही है रूस और ईरान के माबैन? देखिए, रूस जो आप कह रहे हैं, रूस का कोई पब्लिक बयान तो ऐसा नहीं आया, ये तो कयास आराई ज़रूर की जा सकती, मैंने नहीं देखा रूस का। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि रूस ये ज़रूर चाहेगा कि अमेरिका को फंसाए वहाँ, क्योंकि अमेरिका उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है उसके अपने बॉर्डर्स के इर्द गिर्द। बिल्कुल ये पॉसिबल है। जहाँ तक हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स ही इनके कुछ मेरा ख्याल है वहाँ पहुँचे। उसकी वजह यह है उसकी स्पीड है 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और उसके लिए इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग काफ़ी की है, और उसके लिए लाइट फ्रेम्स बनाए हैं अपनी मिसाइल्स के। मुझे पता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग से बहुत कुछ हो सकता है, पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ किया रिवर्स इंजीनियरिंग से, और जो आप कह रहे हैं वो मैं मुमकिनात में समझता हूँ, क्योंकि रूस के मफाद में है कि वो ये ना चाहे कि अमेरिका आसानी से यहाँ निकल जाए। तो ये तो कयास आ रही की हद तक तो मैं मानता हूँ, लेकिन रूस ने ऐसा बयान मेरी नज़र से नहीं गुजरा। एक और सवाल, ये अब नए हुर्मुज़ है, ये यहाँ पर जो सारे इनके लड़ाका जो शिप्स खड़े हैं, क्या फिर ये अगर ईरान के खिलाफ ऑल आउट जाते हैं, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ईरान फिर इन रिटेलिएशन इनको भी निशाना बना सकते हैं अगर अमेरिका शामिल होता है तो जो उसके एसेट्स हैं इन समंदरों में? जी, उससे भी बड़ा ख़तरा है। उससे तो पाकिस्तान को भी पनाह मांगनी चाहिए कि अगर उसने जहाज़ सिंक कर दिए, छोड़े कोई जहाज़ थर्ड क्लास जहाज़ सिंक कर दे, तो रास्ते बंद कर दे, तो तेल की कीमत तो पता नहीं दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो जो लोग गरीब मुल्क हैं उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा साथ। शुरू तो अमेरिका और इजराइल की गेम है, लेकिन अगर ईरान को कॉर्नर किया गया तो फिर एक किस्म की वार्निंग हो उन मुल्कों को वो देगा जो इस वक्त अमेरिका के साथ सीक्रेटली हैं या ओपनली नहीं है। वो ये बताएगा कि मैं तो इकॉनमी इस सारे ख़त्े की मैं तबाह कर सकता हूँ, और वो इकॉनमी ख़त का ये है कि वो जहाज़ सिंक कर दे। मैं को मिलिट्री जहाज़ नहीं करा कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर सिंक कर दे, वो कैपेसिटी उनके पास नहीं है, लेकिन ये कैपेसिटी तो ज़रूर है कि कुछ खड़े हुए जहाज़ अभी सिंक तक कर जो दे। नज़र आ रहा है वो तो ये है कि इजराइल ने जो कुछ चाहा उसने किया, जिसको चाहा कत्ल किया, जहां चाहा हमला किया। मुस्लिम वर्ल्ड को क्या करना चाहिए? मुस्लिम वर्ल्ड खामोश नज़र आ रही है सर। देखें, जब हम मुस्लिम वर्ल्ड का जिक्र करते हैं कोई नई बात नहीं है। मैंने तो कई OIC की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। मुस्लिम वर्ल्ड कोई एक नहीं है, आपस में डिवाइडेड है, और डिवीजन्स हैं इंटरेस्ट के हिसाब से। अब आजकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हिंदुस्तान के, मसलन सऊदी अरब, UAE और बहुत से मुस्लिम ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हैं, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट देख रहा होता है। और आप देखिए कि जो जहाँ तक इस मुस्लिम वर्ल्ड में एक और कॉन्ट्रडिक्शन है शिया सुन्नी की, और इतनी शायद आवाम में नहीं जितनी रास्ते इसको यूज़ कर रही हैं। तो अगर मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिविजन्स हैं उसकी वजह से, ये मैं अब ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा क्योंकि मेरी बातों का कुछ नतीजा निकल सकता है, मैं नहीं इससे ज़्यादा कहना चाहता। एक काफ़ी डिविजन्स हैं इस मुस्लिम वर्ल्ड में जिसका पूरा फ़ायदा इजराइल उठा रहा है। कोई मुस्लिम वर्ल्ड एक एंटिटी नहीं है, तो आपस में बड़ी ज़्यादा डिविजन्स हैं। कसूरी साहब, आपने मैशत की तरफ इशारा किया, पहले ही पूरा दुनिया एक इकोनॉमिक विंटर में एंटर हो चुकी है। इन केस दिस वॉर एस्केलेट्स, तो आप समझते हैं कि क्या हम 1930 वाले बुरान में वापस जा सकते हैं अगर इन्होंने रेस्ट्रेन शो ना की? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर उन्होंने जहाज़ सिंक कर दिए, स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ बंद कर दिया, या बहुत मुश्किल बना दी नकलो हरकत, क्योंकि एक तरफ तो बैठा हुआ है सदर्न पोर्ट के ऊपर ये हूती बैठे हैं यमन के अंदर, ऊपर से ईरान की जहाज़ वो मिसाइल्स हैं जो कि जहाज़ों को निशाना बना सकती हैं। और मैंने घड़ी घड़ी कह रहा हूँ, मैं अमेरिकन मिलिट्री जहाज़ों की नहीं बात कर रहा, क्योंकि उनके पास तो बड़ी कैपेसिटी है अपने को डिफेंड करने की और अटैकर को तबाह करने की।
मैं बात कर रहा हूं कोई जहाज सिंक कर दे, रास्ते बंद कर दे, तो दुनिया की मईशत पे बहुत सख्त मनफी असरात पड़ेंगे। ख़ास तौर पे जो गरीब ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तेल की कीमत बढ़ेगी, उसका तो पाकिस्तान पे भी असर पड़ जाएगा। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, बिकॉज जिस तरीके सराहत से, वजाहत से आपने ये मंजर खींचा, लगता है और हम दुआ करते हैं कि ये जो नेतान्याहू और इस किस्म के लोग ये एडवेंचर्स कर रहे हैं, ये ना करें, बिकॉज इट कैन प्लंज दी होल जो प्लेनेट है इनटू अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम कितने बड़ी दलदल में गिर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद महमूद कसूरी साहब।